फ्रेंड्स, डीलो जंक्शन में आपका स्वागत है। मैं बरखा शर्मा आपके सामने। जो हम एसआरए की सीरीज कर रहे हैं, मतलब हम माइनर की सीरीज कर रहे हैं, जिसमें हम कर रहे हैं एसआरए यानी कि हमारा स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, जिसका हम पार्ट 1 कवर कर चुके हैं। अब हम आज देखेंगे पार्ट 2 के बारे में। उम्मीद करती हूँ आपको पार्ट फर्स्ट पसंद आया होगा। तो जिन्होंने अभी तक पार्ट फर्स्ट को नहीं देखा है तो पहले आप लोग पार्ट फर्स्ट देख के आइए, ठीक है। और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए डीलो जंक्शन के साथ। तो शुरू करते हैं हमारा लेक्चर, ठीक है। तो पहले हमने बात कर ली थी वहां पे, इससे पहले वाले चैप्टर पे, मतलब पार्ट में हमने बात कर ली थी 12 सेक्शन तक। आज हम बात करेंगे सेक्शन 13 के बारे में। सेक्शन 13 क्या बोल रहा है हमको? सेक्शन 13 बोल रहा है हक ना रखने वाले, जिसका कोई हक नहीं है, मतलब या अपूर्ण हक रखने वाले, जिसका कोई आधा अधूरा हक हो, कि मतलब कुछ पार्ट उसका हो, ये मान लो आप। व्यक्ति के विरुद्ध क्रेता या पट्टेदार के अधिकार क्या होंगे? यहाँ पे किसके अधिकार बता रहा है? यहाँ पे क्रेता और पट्टेदार के अधिकार, ठीक है। राइट ऑफ परचेजर और लेसी अगेंस्ट पर्सन विथ नो टाइटल और इम्परफेक्ट टाइटल। इम्परफेक्ट टाइटल की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो क्या होता है यहाँ पे कि एक व्यक्ति होता है जिसके पास ना हक होता है, और अगर हक होता भी है तो वो अपूर्ण होता है, मतलब कि पूरा हक उसके पास नहीं होता। अगर वो संविदा कर ले, कॉन्ट्रैक्ट कर ले, किसका करेगा? उसको बेचने का, पट्टे पे देने का। मान लीजिए ये मकान है, हमने इसको रेंट कंट्रोल एक्ट से क्या कर रखा है? ले रखा है। ये एक्ट मकान चल रहा है मिस्टर ए का। तो जिन लोगों ने रेंट कंट्रोल एक्ट नहीं देखा है वो वहां पे जाके रेंट कंट्रोल एक्ट को देख के आइए, तब आपको पता चलेगा कि मकान मिस्टर ए का कैसे है, ठीक है। तो ये मकान है मिस्टर ए का, ठीक है। अब ये जो मकान है ये इनके फादर से, मतलब इनके फादर का मकान है। ये मान लीजिए ये मिस्टर सी इनके फादर है। अभी तक इनको इसका हक मिला नहीं है, ठीक है। अभी इनके पास हक नहीं है, और अगर हक है भी तो अपूर्ण है कि भी इनको मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता, ऐसा कोई हक है इनके पास, ये मान लो आप। तो क्या हो गया? ये संविदा करते हैं मिस्टर डी के साथ इसको बेचने की या पट्टे पर देने की। सेल और पट्टे के प्रोविजंस हम कहाँ पे पढ़ते हैं? हम पढ़ते हैं टीपी एक्ट के अकॉर्डिंग। तो आपको इसको टीपी एक्ट के साथ गो थ्रू करना चाहिए, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि अगर ये कॉन्ट्रैक्ट कर लेगा इसको बेचने का, सेल करने का, पट्टे पे दे देने का, तो क्या हो गया? क्रेता और पट्टेदार को निम्न अधिकार उपलब्ध होंगे। मतलब ये जो राइट दे रखे हैं वो उपलब्ध होंगे किसको? क्रेता और पट्टेदार को। विबंधन क्या होता है? मतलब होता है रोकना, किसी भी चीज को रोकने के संबंध में बात करता है। इसको बोला जाता है स्टॉपल। स्टॉपल क्या हमने ये कहीं और पे भी पढ़ा है? जी हाँ, हम टीपी में भी इसको देखते हैं, हम इसको इंडियन एविडेंस एक्ट में भी देखते हैं, ठीक है। तो इनके जो सेक्शंस हैं उन पे हमको जाके गो थ्रू करना पड़ेगा जब हम इसको विबंध को देखेंगे, ठीक है। अब आप बात कर रहे हैं आगे के पॉइंट की। आगे के पॉइंट की बात करते हैं तो ये होता है कि भाई सहमति दिलाकर विवश करना, भाई कंसर्न दिला के कर देते हैं कि भाई उसको कंसर्न दिला देगा कि भाई विवश करेगा कि भाई मुझे तो मेरे अधिकार दो, मुझे तो मेरा मकान लौटाओ। कौन करेगा? ये क्रेता और पट्टेदार करेंगे, उनको ये राइट उपलब्ध होगा। या तो विबंध कर देंगे कि भाई तुम आगे किस चीज को सेल नहीं करोगे, ठीक है, आगे इस पे और कोई कार्रवाई वगैरह नहीं करोगे। और इसको क्या करेगा? सहमति दिलाकर विवश करेंगे कि भाई हमारी प्रॉपर्टी है, तुमने हमसे कॉन्ट्रैक्ट कर लिया तो तुम्हें इसको देना ही पड़ेगा। फिर इसके बाद आ गया मोचन के अधिकार की बात करता है। मोचन भी कहाँ पढ़ते हैं? हम टीपी में पढ़ते हैं। और इसके बाद क्या करेगा? संविदा के विनिर्दिष्ट पालन के लिए यानी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए अगर वाद खारिज हो जाएगा उसका, तो ब्याज सहित ब्याज सहित अपने खर्चे पाने का अधिकारी हो जाएगा। वो कौन होगा? ये क्रेता और पट्टेदार, ठीक है। और इसका जो 13 का क्लॉज 2 आता है वो हमको बोलता है कि ऐसे के ऐसे जो प्रोविजंस है ना सारे, मतलब ये वाले सारे प्रोविजंस जो दे रखे हैं फर्स्ट के अंदर, जो प्रोविजंस दे रखे हैं वो जंगम संपत्ति यानी कि मूवेबल प्रॉपर्टी के संबंध पे भी विक्रय और भाड़े की संविधाओं पर लागू हो जाएंगे। यानी कि किस पे लागू हो जाएंगे? ये सेल और हायर ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर भी लागू हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं आगे। जब हम इसको पढ़ेंगे तो हम इसको किसके साथ पढ़ेंगे? इसको पढ़ेंगे हम सेक्शन 10 के साथ, संविदाएं जिनका विनिर्दिष्ट प्रवर्तन नहीं कराया जा सकता, ये पढ़ेंगे हम सेक्शन 14 के साथ, ठीक है। 13 तो अभी हमने देख ही लिया था। 14 क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि जब हमने 10 को देखा था जब हमने वहां पे सेक्शन 14 को कवर कर लिया है, ठीक है, कि किन किन संविदाएं जिनका विनिर्दिष्ट प्रवर्तन नहीं कराया जा सकता, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं कराया जा सकता है।
अब बात करते हैं सेक्शन 14 क के बारे में, 14 ए के बारे में। क्या बोलता है? न्यायालयों को विशेषज्ञों को नियुक्त करने की शक्ति दे रखी है। यहाँ पे कोर्ट की क्या पावर है? यहाँ पे पावर है कोर्ट के एक्सपर्ट्स को अपॉइंट करने की। क्या बात कर रहा है कि भाई न्यायालय किसी वाद में विनिर्दिष्ट विवादक पर, जो भी विवादक दे रहे हैं उस पर अपनी सहायता के लिए, मतलब न्यायालय अगर सहायता प्राप्त करना चाहता है तो किसी एक्सपर्ट जो होता है, विशेषज्ञ जो होता है, उसको यहाँ पर क्या कर सकता है? नियुक्त कर सकता है, यानी कि अपॉइंट कर सकता है। ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा? ये जो विशेषज्ञ होगा ये विवादकों का रिपोर्ट देने को निर्देशित करेगा, रिपोर्ट वगैरह देगा, साक्ष्य उपलब्ध कराएगा, दस्तावेज वगैरह पेश करेगा, और जो पक्षकार वगैरह होंगे उनको न्यायालय में उपस्थित होने के निर्देश वगैरह देगा। ठीक है। और न्यायालय के द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को अपेक्षा की जाएगी कि वे विशेषज्ञ को सूचना, दस्तावेज, माल या अन्य कोई संपत्ति निरीक्षण के लिए पेश करे। ठीक है। न्यायालय कहेगा कि भाई जो विशेषज्ञ है मेरी तरफ से अपॉइंट किया गया है, तो आप इसको सुसंगत सूचना उपलब्ध करवाओ, कोई भी जो दस्तावेज वगैरह है, माल है, कोई संपत्ति वगैरह है, उसका उसको इंस्पेक्शन यानी कि निरीक्षण करने की आज्ञा दे दो आप, मतलब इसको ऐसा करने दो। ठीक है। फिर आता है न्यायालय को विशेषज्ञ द्वारा दी गई रिपोर्ट वाद के अभिलेख का भाग होगी। मतलब इसने जो रिपोर्ट वगैरह दी है ना, वो पार्ट किसका होगी? अभिलेख का पार्ट होगी। ठीक है, रिपोर्ट का पार्ट होगी। अब बात करते हैं इस तरह की रिपोर्ट के संबंध में वाद का कोई भी जो पक्षकार होगा न्यायालय की अनुमति से खुले न्यायालय में विशेषज्ञ की परीक्षा कर सकेगा। मान लो जो रिपोर्ट दी है विशेषज्ञ ने, अगर किसी पक्षकार को लगता है कि इसमें कुछ त्रुटि रह गई है, ठीक है, तो क्या करेगा वो? क्या खुला न्यायालय होगा। खुला न्यायालय क्या होता है? जो ओपन कोर्ट्स होती हैं हमारी, जिसमें नॉर्मली वाद विवाद वगैरह करते हैं वकील। एक तो होती है कैमरा ट्रायल, जो कि बंद कमरे में की जाती है, जो आप कहते हैं ना रेप पीड़ित वगैरह होते हैं, उनके बारे में बात करते हैं कैमरा ट्रायल के बारे में, तो कि भाई बंद कमरे में की जा रही है। ठीक है। तो यहाँ पे उसकी बात नहीं हो रही, यहाँ पे हो रही है खुले न्यायालय में। क्या करेगा पक्षकार? न्यायालय की अनुमति से विशेषज्ञ से कहेगा कि भाई हमको इस पॉइंट के ऊपर दिक्कत है, आप इसको क्या करें, मतलब एक्सप्लेन करें। ठीक है, परीक्षा कर सकता है विशेषज्ञ से। अब आगे बात करते हैं। आगे बात करते हैं कि जो विशेषज्ञ को खर्चे वगैरह दिए जाएंगे ना, वो किस पे दिए जाएंगे? न्यायालय के निर्देश से दिए जाएंगे। पक्षकार कौन देंगे? पक्षकार देंगे, न्यायालय के निर्देश से देंगे। किसको देंगे? विशेषज्ञों को देंगे। ठीक है। अब बात करते हैं आगे। आगे बात करके चलेंगे हम सेक्शन 15 से लेके 19 तक। अभी जो हम कर रहे हैं ये हमारा चैप्टर 2 ही चल रहा है। ठीक है ना, चैप्टर 2 चल रहा है, उसी के अंदर हम कर रहे हैं। इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स दे रखे हैं जिनको हम एक्सप्लेन करते हुए चल रहे हैं। ठीक है। तो वे व्यक्ति जिनके पक्ष में या विरुद्ध संविधाएं विनिर्दिष्ट प्रवर्तित की जा सकती है। इसका मतलब क्या होता है? कौन से व्यक्ति होंगे जो संविदा कर सकते हैं और कौन से व्यक्ति होंगे जिनके साथ संविदा नहीं की जा सकती है, इसके बारे में बात कर रहा है। तो सबसे पहले जो सेक्शन 15 आता है वो बात करता है कि कौन विनिर्दिष्ट पालन अभिप्राप्त कर सकेगा, मतलब कौन करवा सकेगा स्पेसिफिक परफॉर्मेंस को। तो निम्न व्यक्ति संविदा का विनिर्दिष्ट पालन करा सकते हैं, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करा सकते हैं। कौन हो सकते हैं वो व्यक्ति? सबसे पहले तो होंगे जो संविदा के पक्षकार। ए और बी के बीच में संविदा हुई तो ये दोनों मिलकर संविदा का विनिर्दिष्ट पालन करवा सकते हैं। इनका कोई हित और प्रतिनिधि या मालिक होगा, ठीक है, वो भी क्या करा सकता है? विनिर्दिष्ट पालन करा सकता है। देखा, जैसे कि आप देखते हैं कि माइनर है, असक्षम है, तो क्या होगा? इसके लिए कोई अन्य व्यक्ति जो होगा वो क्या करा सकता है? संविदा का विनिर्दिष्ट पालन करवा सकता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है समझौते के अधीन फायदा पाने के हकदार व्यक्ति के द्वारा। कौन से समझौते की बात कर रहे हैं यहाँ पे? अगर विवाह के अधीन कोई समझौता हुआ हो या कोई फैमिली सेटलमेंट हुआ हो, उसके अधीन अगर किसी व्यक्ति ने कोई फायदा पाया है तो उस फायदा पाने वाले व्यक्ति के द्वारा या उसके हकदार व्यक्ति के द्वारा क्या किया जा सकता है? संविदा का विनिर्दिष्ट पालन किया जा सकता है। आजीवन अभिधारी द्वारा संविदा की गई है तो वह शेष भागों के द्वारा। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? टेनेंसी फॉर लाइफ। आपने जीवन भर तक के लिए कोई करार किया है किसी संबंध में, तो उसके द्वारा जो भाग किए गए हैं संविदा के संबंध में, उनके द्वारा भी क्या किया जा सकता है? संविदा का विनिर्दिष्ट पालन किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। स्वतः सह कब्जा उत्तर भोगी के द्वारा, जिस व्यक्ति के पास कब्जा है उसके द्वारा। ठीक है। फिर आगे इसके बाद शेष के उत्तर भोगी के द्वारा। शेष के उत्तर भोगी के द्वारा कि भाई जो संपत्ति भविष्य में प्राप्त करेगा उसके द्वारा बात कर रहा है। ठीक है ना। और फिर इसके बाद आता है एफए पॉइंट, जो बोलता है सीमित दायित्व की भागीदारी है। ठीक है ना, कोई करार किया है और उसके बाद कोई अन्य सीमित दायित्व भागीदारी ने कंपनी में समामिलित किया है, वहां उस नई सीमित दायित्व भागीदारी के द्वारा क्या किया जाएगा? अगर समामिलन किया है तो उसके द्वारा भी ऐसा विनिर्दिष्ट पालन किया जा सकता है। फिर आता है कंपनी ने संविदा की है,
इसका मतलब हो गया किसी कंपनी ने क्या किया, कोई संविदा की है और वो जो कंपनी है वो किसी दूसरी कंपनी में अगर समामिलित हो गई है तो जो नई कंपनी होगी वो भी संविदा का विनिर्दिष्ट पालन करवा सकती है। और फिर लास्ट में बात आती है कंपनी निगमन की। तो इसमें क्या पॉइंट है कि जब किसी कंपनी के संप्रवर्तकों ने क्या किया है, उसके निगमन से पहले कंपनी के प्रयोजनों के लिए कोई संविदा की हो और संविदा निगमन के निबंधनों के द्वारा समर्थित हो, तब उस कंपनी के द्वारा क्या किया जाएगा, संविदा का विनिर्दिष्ट पालन किया जाएगा। तो ये तो बात हुई सेक्शन 15 की, जिसमें हमको योग्यता बताई थी कि कौन संविदा का विनिर्दिष्ट पालन कर सकता है। जो सेक्शन 16 था वो हमने सेक्शन 10 के संग क्या किया था, पढ़ लिया था। तो आप जब भी हम सेक्शन 16 को पढ़ेंगे तो सेक्शन 10 को ध्यान में रखेंगे। अब बात करते हैं हम सेक्शन 19 की। आप बोलेंगे मैम यहाँ पे तो सेक्शन 17 आना चाहिए था, आप सेक्शन 19 को ले आए हो सीधे। तो क्यों ले आए हैं हम यहाँ पे, क्योंकि सेक्शन 15 तो बात कर रहा है कौन क्या कर सकता है, संविदा का विनिर्दिष्ट पालन कर सकता है, और फिर इसके बाद आता है सेक्शन 19, वो बोल रहा है कौन नहीं कर सकता, ठीक है। या प्रतिवादी की बात कर रहा है, यहाँ पे योग्यवादी और प्रतिवादी की बात कर रहा है कि भाई सेक्शन 15 तो कहता है योग्यवादी कौन होगा और यहाँ पे कह रहा है योग्य प्रतिवादी कौन होगा, ठीक है। इसीलिए हम सेक्शन 15 के बाद सेक्शन 19 को पढ़ेंगे, ठीक है ना। फिर क्या होगा कि सेक्शन 19 हमको बोलता है कि पक्षकार के और उससे व्युत्पन्न पश्चातवर्ती हक के अधीन दावा करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध अनुतोष योग्य प्रतिवादी। इसका मतलब हो गया कि यहाँ पे प्रतिवादी कौन होगा, वो बोल रहा है कि प्रतिवादी वो होगा संविदा के विनिर्दिष्ट पालन का प्रवर्तन करवाया जा सकता है जो संविदा के पक्षकार हो, जिसे संविदा के बाद हक प्राप्त हुआ हो, ठीक है। और इसके सिवाय मूल्यार्थी क्रेता जिसने सद्भावना पूर्वक बिना किसी सूचना के अपना हक प्राप्त किया है, इनकी बात कर रहा है। फिर आता है ऐसा कोई व्यक्ति हो जो हक के अधीन दावा कर रहा हो, जो हक संविदा के पहले का हो, वादी की जानकारी में हो और प्रतिवादी के द्वारा विस्थापित किया जा सकता हो, मतलब प्रतिवादी उसको प्राप्त कर सकता हो। इसका मतलब क्या हो गया कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो किसी हक का दावा कर रहा है और जो उसका हक है वो संविदा के पहले का है, मतलब संविदा के साथ नहीं है, संविदा के पहले से ही उसका हक विद्यमान है और वो वादी की जानकारी में हो कि भाई इसको इसका हक मिलेगा, और उसके द्वारा क्या किया जाता है कि फिर उसको प्रतिवादी के द्वारा विस्थापित किया जा सकता है, प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। आगे बात करते हैं। फिर आता है सीए पॉइंट कि नई सीमित दायित्व भागीदारी जो समामेलन से हुई है वो हो सकती है। फिर उसके बाद किसी कंपनी के द्वारा कोई संविदा की हो और वह उसके बाद दूसरी कंपनी में समामेलित हो गई हो, तो मतलब नई कंपनी की बात कर रहे हैं, यहाँ पे न्यू कंपनी की बात कर रहा है। फिर इसके बाद आ गया कंपनी का निगमन होने से पहले उसके प्रवर्तकों ने कंपनी के प्रयोजन के लिए कोई संविदा की हो, तो यहाँ पे वो प्रतिवादी हो जाएंगे। तो यहाँ पे की गई थी प्रतिवादियों की बात और सेक्शन 15 में की गई थी वादी की बात, ठीक है। क्या ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है? जी हाँ, सेक्शन 15 और सेक्शन 19 हमारे लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि हमें पता तो होना चाहिए ना कि कौन स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवाएगा, है ना, और इसका वादी कौन हो सकता है, प्रतिवादी किसके विरुद्ध करवाएगा, ये उनकी बात कर रहा है, ठीक है। फिर आता है सेक्शन 20 से 24 करता है संविदाओं का प्रतिस्थापित तामील। प्रतिस्थापित तामील क्या होती है? इसका मतलब होता है सब्स्टिट्यूट परफॉर्मेंस, ये नहीं किया तो ये कर दो, ठीक है। और ये किसका काम होता है? न्यायालय का विवेकाधिकार होता है, न्यायालय अपनी शक्तियों के अकॉर्डिंग रह के इसमें काम करता है। तो सबसे पहले बात करेंगे सेक्शन 20 की। सेक्शन 20 हमको बोलता है प्रतिस्थापित तामील के बारे में, यानी कि संविदाओं का प्रतिस्थापित तामील किस तरीके से किया जा सकता है ये बता रहा है हम। तो इसका फर्स्ट पॉइंट हमको क्या बोल रहा है? इसका फर्स्ट पॉइंट हमको बोल रहा है कि भाई कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की प्रोविजन पर विपरीत प्रभाव डाले बिना, जो हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है उसकी प्रोविजंस पर विपरीत प्रभाव डाले बिना पक्षकारों द्वारा अन्यथा सहमत होने के सिवाय अगर संविदा का विखंडन होगा तो थर्ड पार्टी क्या करेगी? उसके अपालन से प्रतिस्थापित तामील कराई जा सकती है जब संविदा भंग के पीड़ित हो उनके लिए थर्ड पार्टी ने अभिकरण के द्वारा कोई कार्य कर दिया गया हो, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ था कि दो पक्षकार सहमत हुए थे, ठीक है, ए और बी व्यक्ति है वो सहमत हुए थे कोई करार करने के लिए, कोई काम करने के लिए। मान लीजिए आप डेकोरेशन का उदाहरण लीजिए, डेकोरेशन करने के लिए सहमत होता है ए, बी के यहाँ पे कोई फंक्शन है, इसका डेकोरेशन करने के लिए सहमत होता है। ये काम नहीं करता है ए, मतलब डेकोरेशन नहीं करता है, तो क्या होता है, एक के पक्षकार ने कोई काम नहीं किया तो क्या हो गई? संविदा भंग हो गई। फिर इसने क्या किया? सी से जाके अपनी संविदा का पालन करवा लिया, थर्ड पार्टी हो गई ना सी, इससे करा लिया। तो इसने क्या किया? इसकी प्रतिस्थापित तामील करा ली, किसी से, किसी अन्य ओर से या किसी एजेंसी के थ्रू वो काम करवा लिया, ठीक है। तो ये बात कर रहा है कि उसने उसके मतलब किसी और से काम कर लिया। इसके चक्कर में रह तो नहीं सकता था ना कि भाई इसने ये डेकोरेशन करेगा तभी आगे प्रोग्राम बढ़ाएगा, ऐसा नहीं था। इसने क्या किया? किसी और से अपना डेकोरेशन करवा लिया, किसी अन्य से अपना काम करवा लिया, ठीक है। तो क्या होगा? इसके बाद 30 दिन का नोटिस दिया जाना आवश्यक है प्रतिस्थापित तामील के लिए। प्रतिस्थापित करा दी गई है तो विनिर्दिष्ट अनुपालन नहीं करा जाएगा।
जाएगा। मतलब कि जब इसने किसी और से प्रतिस्थापित तामील करा दी गई है तो क्या ये बी के पास जाएगा कि अब आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवाओ? जी नहीं, ये ऐसा नहीं कर सकता। यहाँ पे कौन से प्रोविजंस फॉलो होंगे? 14 का 9 और 16 का 9, ये दोनों फॉलो होंगे। और प्रतिस्थापित तामील के साथ साथ प्रतिकर भी प्राप्त किया जा सकता है। जब इसने अपना सी से करवा लिया काम, प्रतिस्थापित तामील करवा ली है, तो क्या ये बी से कंपनसेशन ले सकता है? जी हाँ, ये इससे कंपनसेशन प्रतिकर ले सकता है, क्योंकि ये बोल सकता है कि भाई मुझे सी को ज्यादा पैसे देने पड़े। मान लो इसने बी को केवल 500 रुपए दिए थे और यहाँ पे इसने सी ने इससे 1000 रुपए ले लिए, उसी काम के दुगना धन ले लिया, तो क्या ये प्रतिकर प्राप्त कर सकता है? जी हाँ, ए इससे प्रतिकर प्राप्त कर सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर आता है अवसंरचना परियोजना यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के बारे में, जो कवर करता है 20A से लेके सी तक के बारे में। ये क्या है? अभी नया जुड़ा हुआ सेक्शन है। ठीक है, नया जुड़ा हुआ पार्ट है ये। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पहले नहीं था, ये अभी नया जुड़ा हुआ है। इसके संबंध में हमें एक पीछे शेड्यूल भी दे रखी है। ठीक है, शेड्यूल भी दिया गया है इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट के बारे में। ठीक है, तो क्या कहता है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की 20A कहता है कि अवसंरचना परियोजना से संबंधित यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से संबंधित संविदा के लिए जो उपबंध है किसी भी तरह का व्यादेश मंजूर नहीं करेगी। व्यादेश क्या मतलब होता है? इंजेक्शन होता है रोकने के संबंध में, कि भाई ऐसा आगे काम नहीं किया जाएगा जो अवसंरचना परियोजना को बनाने प्रगति करने में बाधा उत्पन्न करेगा। ऐसा कोई भी काम नहीं किया जाएगा। मान लो कि ये बिल्डिंग बन रही है, तो ये 2 बिल्डिंग बन गई, तो क्या तीसरे को रोका जाएगा? इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के अंतर्गत ये बोल रहा है नहीं रोका जाएगा। अवसंरचना परियोजना के अंतर्गत बात कर रहा है। अवसंरचना परियोजना अनुसूची में वर्णित परिवहन, ऊर्जा, जल, स्वच्छता, संसार, सामाजिक वाणिज्यिक अवसंरचना है। ये सारे जो प्रोविजन है ये शेड्यूल के अंतर्गत हमको दे रखे हैं। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि भाई किसी भी तरह का व्यादेश मंजूर नहीं किया जाएगा जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो प्रोजेक्ट होता है उसकी प्रगति में, उसको बनने में बाधा उत्पन्न करता है। ठीक है, और विनिर्दिष्ट परियोजना और अवसंरचना उप सेक्टरों के प्रवर्ग अभिप्रेत है। कहाँ पे अभिप्रेत है? जो हमारी शेड्यूल दे रखी है उसके अंतर्गत इसको बताया गया है। अब इसमें अमेंडमेंट कौन कर सकता है? व्यादेश के संबंध में चैप्टर कौन सा है? व्यादेश के संबंध में चैप्टर है 7 और 8। इसको हमको पढ़ना पड़ेगा सेक्शन 41 के साथ में। और जो टीपी का सेक्शन 43 आता है वो भी हमको व्यादेश के बारे में बात करता है। और जब हम इसकी बात करते हैं इंडियन एविडेंस एक्ट की, तो वहां पे रोकने की बात करता है। कौन बात करता है? वहां पे 115 से 117 जो होता है वो भी विबंध की बात करता है। वो विबंध की बात करता है, रोकने के संबंध में बात करता है, ये बताया जा रहा है। ठीक है, अब आते हैं अनुसूची में संशोधन किसके द्वारा किया जाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किया जाएगा। और अधिसूचना को सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जल्दी से संसद के प्रत्येक सत्र के समक्ष जब वह सत्र में हो 30 दिन के अंतर्गत रखा जाएगा। अब बात करते हैं 20B की। 20B कहता है विशेष न्यायालय के बारे में कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के संबंध में विशेष न्यायालय स्थापित किए जाएंगे। जो कौन करेगा? राज्य सरकार करेगी। हाईकोर्ट के जो मुख्य न्यायमूर्ति होते हैं उनके परामर्श से करेगी। राजपत्र में अधिसूचना के द्वारा किए जाएगा। और एक या अधिक सिविल न्यायालयों को इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के संबंध में विशेष न्यायालय अभिनिहित करेगी। ठीक है, फिर आता है 20C के अंतर्गत, ये बता रहा है कि वादों का शीघ्र निपटारा किया जाएगा और किसके अकॉर्डिंग किया जाएगा? जो हमारी CPC 1908 है उसके अकॉर्डिंग किया जाएगा। इस एक्ट के अकॉर्डिंग कोई केस फाइल करके वादों का निपटारा किया जाएगा और न्यायालय के द्वारा प्रतिवादी को सम्मन की तामील से 12 मास की अवधि के भीतर किया जाएगा। मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो होता है इसका जो निपटारा होगा वो 12 मास के अवधि के भीतर भीतर किया जाएगा। अगर कोई कारण ऐसा हो गया कि भाई इसको आगे बढ़ाना है तो 6 मास तक बढ़ाया जाएगा। और इसको भी क्या करना पड़ेगा? लेखबद्ध करना पड़ेगा, कारणों को लेखबद्ध करना पड़ेगा, लिखना होगा। ठीक है, अब आता है 21 क्या बोलता है? प्रतिकर दिलाने की शक्ति। कुछ मामलों में प्रतिकर दिलाने की शक्ति के बारे में बात कर रहा है कि निम्न प्रकार से प्रतिकर दिलाया जा सकता है, कंपनसेशन दिलाया जा सकता है। कौन कौन सी परिस्थितियां हो सकती है? कि भाई वादी के द्वारा संविदा के विनिर्दिष्ट पालन का वाद यानी कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का जो केस है वो किया गया हो और उसका क्या किया गया हो, इसने संविदा का भंग किया गया हो, विनिर्दिष्ट पालन नहीं किया हो, तो वो प्रतिकर की मांग कर सकता है। ठीक है, और अगर न्यायालय को लगे कि भाई संविदा का विनिर्दिष्ट पालन नहीं किया गया, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं किया गया है, तो वो क्या कर सकता है? भंग के लिए प्रतिकर दिला सकता है। ठीक है, मतलब वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस तो नहीं करवा सकता लेकिन वो उसको प्रतिकर दिला सकता है। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं करवा सकता लेकिन क्या करा सकता है? कंपनसेशन दिला सकता है। तो वो क्या करेगा? परफॉर्मेंस नहीं करा के उसको प्रतिकर दे देगा। फिर न्यायालय को लगे कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस भी करा सकता है और अगर प्रतिकर भी दिला सकता है तो दोनों कर सकता है। ठीक है, फिर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंग जो 73 सेक्शन है उसके अकॉर्डिंग आगे का प्रोसेस फॉलो होगा।
और प्रतिकर प्राप्त करने के लिए वादी के द्वारा प्रतिकर का वाद किया जाना आवश्यक है। मतलब जब तक वो वाद नहीं करेगा तो न्यायालय को कैसे लगेगा कि भाई इसको कोई प्रॉब्लम हुई है, तो वाद करना होगा। दावा अगर उसने नहीं किया हो और उसका कोई केस चल रहा हो तो उसमें संशोधन के द्वारा क्या कर सकता है, ये वाला पॉइंट इंक्लूड कर सकता है। ठीक है, अब फिर क्या है, इसमें एक स्पष्टीकरण दे रखा है। नीचे स्पष्टीकरण क्या दे रखा है, स्पष्टीकरण दे रखा है हमको कि भाई संविदा का विनिर्दिष्ट पालन अयोग्यता के कारण अगर नहीं होता है तो न्यायालय इस धारा के अधिकारिता का प्रयोग करने से नहीं रोका जाएगा। ठीक है, इस न्यायालय से इस धारा को अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए उसको नहीं रोकेगा। ठीक है, प्रतिकर दिया जा सकेगा, मतलब इसका मतलब। अब बात करते हैं सेक्शन 22 की, तो वो बोल रहा है कब्जा, विभाजन, अग्रिम धन के प्रतिदाय आदि के लिए अनुतोष अनुदत्त करने की शक्ति। ठीक है, अनुतोष दिया जा सकेगा। इसके अंतर्गत क्या होगा, जब कोई स्थावर संपत्ति का अंतरण होगा, इसके एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं, जैसे कोई सेल हो गया, कोई बंधक हो गया, पट्टा हो गया, या कोई दान वगैरह हो गया, इस तरीके के इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो इसके अंतर्गत अगर स्थावर संपत्ति का अगर अंतरण किया जाता है तो उससे संबंधित संविदा का विनिर्दिष्ट पालन करने के लिए विनिर्दिष्ट पालन करने वाला व्यक्ति, वाद लाने वाला व्यक्ति सीपीसी के होते हुए विनिर्दिष्ट पालन के साथ अनुतोष भी प्राप्त कर सकता है। यानी कि सीपीसी के साथ साथ एसआरए के अंतर्गत भी वो क्या कर सकता है, अनुतोष प्राप्त कर सकता है। और संपत्ति का विभाजन और पृथक कब्जा प्राप्त कर सकेगा, संपत्ति का कब्जा प्राप्त कर सकेगा। और अगर विनिर्दिष्ट पालन का दावा नामंजूर कर दिया गया है तो क्या होगा, कोई अनुतोष किसी अग्रिम धन का निक्षेप का प्रतिदाय भी शामिल है जिसका वह हकदार है। अगर उसने कोई पहले क्या कर रखा है, कोई अग्रिम धन का कर रखा है, निक्षेप कर रखा है, कोई पैसा दे रखा है, तो उसका वो क्या कर सकता है, प्रतिदाय भी शामिल है, मतलब उसको भी वो ले सकता है। ठीक है, जिसका कि वो हकदार है, मतलब जो उसका हक होगा वो उसको ले सकता है अगर उसने पहले से कोई धन दे रखा है तो। ठीक है, और कोई भी अनुतोष न्यायालय के द्वारा तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक उसका विनिर्दिष्ट दावा नहीं किया गया। सेम वही बात बोल रहा है कि जब तक आप केस ही नहीं करोगे, जब तक दावा ही नहीं करोगे, तो कैसे पता चलेगा कि आपको इसका स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवानी है। ठीक है, अब बात करते हैं, अगर वादी ने यदि वाद पत्र में ऐसा दावा नहीं किया तो न्यायालय की आज्ञा से क्या करेगा, वाद पे संशोधन करा सकेगा। और वाद के किसी भी प्रक्रम पे, मतलब वाद चल रहा है तो उस दौरान क्या कर सकता है, अनुतोष का दावा कर सकता है। न्यायालय ने जो अग्रिम धन के निक्षेप का प्रतिदाय करने के प्रावधान धारा 21 में दिए थे, प्रतिकर देने के लिए न्यायालय की शक्ति पर प्रभाव नहीं डालेगी। अगर जो वो अग्रिम धन का निक्षेप करवाएगा, वो वाले प्रोविजन जो सेक्शन 21 में प्रतिकर दे रहा है, उन प्रोविजंस पर इसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा। अब आता है सेक्शन 23, बोल रहा है नुकसानी का परिनिर्धारण विनिर्दिष्ट पालन के लिए वर्जन ना होना। इसको हम जनरल लैंग्वेज में देखते हैं तो इसका मतलब होता है कि आप पैसा देकर विनिर्दिष्ट पालन से नहीं बच सकते, कि भाई आप पैसा दे दोगे और बोलोगे नहीं हम स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं करा रहे, आप तो हमसे पैसा ले लो, ऐसा नहीं हो सकता। फिर मैंने किसी कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए हाँ करी कि ठीक है, ये ए नाम का व्यक्ति है, मेरे पास आता है, मतलब ए नाम का व्यक्ति है, बी व्यक्ति के पास जाता है। ठीक है, दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है कि भाई ये कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा। अब ये बी नाम का व्यक्ति है, ये मना कर देता है कि मैं कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा, तुम चाहे मेरे से पैसे ले लो, लेकिन मैं जो फिक्स डेट है इस पे नहीं कर सकता, अपना जो संविदा का विनिर्दिष्ट पालन है मैं नहीं कर सकता, तो तुम पैसे ले लो मेरे से, भाई मैं तो कुछ नहीं कर सकता, परफॉर्मेंस नहीं कर सकता, लेकिन तुम मेरे से पैसे ले लो, मैं फ्री होना चाहता हूँ। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, ये पैसे देके फ्री नहीं हो सकता, इसका ये कंक्लूजन है। तो देखते हैं क्या बोल रहा है सेक्शन, कि जब संविदा का विनिर्दिष्ट प्रवर्तन अन्य या उचित हो, भंग की दशा में कोई राशि नामित हो, कि भाई आपने अगर भंग किया, तो मान लो अगर आपने संविदा का भंग किया तो आप 10,000 रुपए दोगे, और व्यतिक्रम करने वाला पक्षकार उसे देने के लिए तैयार है, ये बोल रहा है मैं दे दूंगा, तो उसका प्रवर्तन किया जा सकेगा। परंतु न्यायालय को समाधान होना आवश्यक है कि राशि केवल संविदा के पालन को सुनिश्चित करने के लिए नामित हो। इस पर यह नहीं कि व्यतिक्रम करने वाले पक्षकार को यह अवसर दे दिया जाए कि वे विनिर्दिष्ट पालन की जगह धन का संदाय करें। ठीक है, ये बोल रहा है कि भाई अगर डिसाइड हो गया कि भाई तुम विनिर्दिष्ट पालन नहीं करोगे तो पैसे दोगे, लेकिन आप इस तरीके से बच नहीं सकते कि अरे यार कोई बात नहीं, पालन होगा तो होगा, ठीक है, नहीं तो मैं तो क्या होगा, पैसे देके इस चीज से बच जाऊंगा, ये नहीं बोल रहा। ठीक है, यदि संविदा का विनिर्दिष्ट पालन कराया जा सकता है तो न्यायालय इस नामित धन की डिक्री संदाय के संदर्भ में पारित नहीं करेगा। अगर उसका पालन कर सकता है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस जो होती है वो की जा सकती है। तो इस पॉइंट का मतलब ये हो गया कि अगर संविदा का विनिर्दिष्ट पालन करवाया जा सकता है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवाया जा सकता है, तो न्यायालय क्या करेगा, धन की डिक्री के संदाय के धन के संदाय की डिक्री पारित नहीं करेगा संदाय के संदर्भ में। ठीक है, अब बात करते हैं सेक्शन 24 की। सेक्शन 24 बात करता है विनिर्दिष्ट पालन के वाद के खारिज होने के बाद भंग के प्रतिकर के वाद का वर्जन। ठीक है, इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब हो गया कि यदि वादी के द्वारा संविदा के उसके किसी भाग के लिए जो विनिर्दिष्ट पालन होता है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस होता है, तो उसका वाद खारिज हो जाता है, तो वादी क्या करेगा, उस संविदा उसके भाग के लिए प्रतिकर का वाद भी नहीं ला पाएगा। ठीक है, लेकिन क्या कर सकता है, क्या वो कोई और अनुतोष नहीं प्राप्त कर सकता? जी, वो प्राप्त कर सकता है। वादी किसी ऐसे अनुतोष के वाद लाने का अधिकार से वंचित नहीं होगा जो प्रतिकर से भिन्न किसी व्यक्ति को प्राप्त है। ठीक है,
इसका मतलब हो गया कि अगर पहले ऐसा इसमें स्पेसिफिक रिलीफ के अंदर केस किया और केस को अगर डिसमिस हो गया तो कंपनसेशन का केस नहीं कर सकते, परंतु यदि पहले कंपनसेशन का सूट किया और डिसमिस हो गया तो स्पेसिफिक रिलीफ का केस किया जा सकता है। ठीक है, प्रतिकर क्या वो प्रतिकर किसकी बात कर रहा है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंग बात कर रहा है। तो ठीक है, ये तो बात हुई आज के हमारे लेक्चर की। अब स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट को भी कंप्लीट करने के लिए हमें लाना होगा इसका पार्ट 3। ठीक है, पार्ट 3 के थ्रू ये हमारा पूरा एक्ट कंप्लीट हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ आपको लेक्चर अच्छा लग रहा होगा। तो जिन जिन लोगों ने पार्ट फर्स्ट को नहीं देखा, पहले पार्ट फर्स्ट को देखेंगे, उसके बाद 2 को देखेंगे और फिर हम आपको उसके लिए लाएंगे पार्ट 3। ठीक है, तो जुड़े रहिए डीरो जंक्शन के साथ और आप इसको प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।